प्यारे साथियों, दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी, जो बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के वो भी बड़े नेता, 5 दफ़े रायबरेली से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेंबर रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उनको इलेक्शन हरा के और लोकसभा में आई। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर बना दिया। बनाना ही चाहिए था भाई, इतनी बड़ी जीत के आई है। तो खैर, अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सब पता है। जो भी कोई कानून बनेगा वो कैबिनेट अप्रूव करती है। अब वो उस पर स्मृति ईरानी की जो भी अप्रूवल होगी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं सब उसको अप्रूव करके तभी होगी वो। तो बड़ी लॉ मेकर, कानून बनाने वाली। अब उन्होंने कल अपने बयान में, अब क्या था 2024 के इलेक्शन में, उनको जो कांग्रेस पार्टी एक छोटा सा प्यादा, नेता नहीं प्यादा, उसने उनको इलेक्शन में हरा दिया और बहुत बुरी तरह से हरा दिया बीजेपी की महान नेता को। क्या इलेक्शन में ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये बड़े बड़े महान नेता भी इलेक्शन हार जाते हैं। और हार गए तो फिर नरेंद्र मोदी उनको मिनिस्टर कैसे बनाए, कैबिनेट में नहीं बनी। तो मिनिस्टर की और सब हवा ख़त्म हो गई, एमपी भी ख़त्म हो गई, रुतबा ख़त्म हो गया और बेरोजगार हो गई। तो अब जो 2025 में दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो उन्हें यहाँ का टिकट दे दिया कि भाई तुम विधानसभा में एमएलए बन जाओ। एमपी को तो बनने की और मिनिस्टर बनने की तुमने काबिलियत खो दी। शायद ये छोटी सी विधानसभा है, लोकसभा तो बहुत बड़ी होती है, 8-10 लाख वोटर होते हैं उसमें। विधानसभा में तो मुश्किल से 50-60 हज़ार वोटर होते हैं, 1 लाख से कम ही होते हैं। इसमें तुम इलेक्शन लड़ लो। अब तुम बूढ़ी हो गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के काबिल नहीं बची है, तो यहाँ का टिकट दे दिया। चलो अच्छी बात है। अब दिल्ली सरकार की पावर क्या है? जीरो। दिल्ली में जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर है। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है, अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज़्यादा है, भारत के प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर है उसकी। वो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाउंड नहीं है, पाबंदी नहीं है उस पर, जैसे बाकी स्टेट के कैबिनेट वो है गवर्नर सलाह मानने के लिए। दिल्ली का नहीं है। वहाँ के सारे चीफ मिनिस्टर जो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं इनके अफसरों के, आईपीएस ऑफिसर के, आईएएस ऑफिसर्स के, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता और एक चपरासी का नहीं कर सकता ट्रांसफर। तो बड़ी अजीब हाल से यहाँ का इलेक्शन जीत भी जाओगी, चीफ मिनिस्टर बन के करोगी क्या? पावर तो है नहीं यार, क्योंकि यहाँ तो एग्जीक्यूटिव है कि सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटर को है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिख दिया है। अच्छा, अब चलो बिना पावर के कम से एमएलए बने होगे, कुछ तनख्वाह तो मिलेगी। वैसे तो एमपी की भी मिल रही होगी पेंशन। चलो लड़ लो इलेक्शन लड़ने में तो क्या कोई भी खड़ा हो जाए, गधा घोड़ा कोई खड़ा हो सकता है। और बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो खैर, अब उन्होंने जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी का, उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बोगस आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा रहा है और बांग्लादेशियों को यहाँ बसा रहा है और रोहिंग्यों को। 4 के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए।
अब हम एक एक करके इस पे आते हैं। जो ये आधार कार्ड बनता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये एमएलए नहीं बनाता, ना स्टेट को गवर्नमेंट बनाती है। एक उसका अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है आधार कार्ड बनाने का। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर रह चुकी है, पूछे न, वो होम मिनिस्टर के अंदर आता है जो आधार, तो अमित शाह से पूछो भी आधार कार्ड कैसे बना रहे हो आप एमएलए के कहने से। अब पैन कार्ड की बात आई, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो स्मृति ईरानी को पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड जो पैन कार्ड है आधार से लिंक्ड है, बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि लिंक्ड है आपस में, पहले नहीं थे, अब तो 4-5 साल से लिंक्ड है। तो इनकम टैक्स बना रहा है, ये कोई एमएलए बना रहा है, दिल्ली सरकार बना रही है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ से आधार इश्यू होते हैं। हिंदुस्तान की किसी स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं है कि वो आधार कार्ड इशू करे या पैन कार्ड बना के इशू कर रहे हैं, किसी की नहीं है। तो इसको स्मृति ईरानी को इतनी छोटी सी एलिमेंट्री तो नॉलेज होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर रह चुकी, लोकसभा की मेंबर रह चुकी। अब आई बात बांग्लादेशियों की। भाई आपने जो सीसीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो भी हिंदू है और वो चाहे अफगानिस्तान का सिटीजन है, पाकिस्तान का सिटीजन है, बांग्लादेश का सिटीजन है, श्रीलंका का, बर्मा का, वो हिंदुस्तान में आएगा, उसका कानूनी हक है और उसको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नागरिकता दी जाएगी। जिसका ये मुसलमान अपोज कर रहे थे, जगह जगह धरने दे रहे थे, उनके खिलाफ लाठियां खाई उन्होंने, मुकदमे चल रहे अब तक। वो सिटीजनशिप सीएए का पूरे हिंदुस्तान में पोजीशन था और खासतौर से असम के अंदर। तो एक तो चीज है कि भाई उनको तो कानूनी हक आने का, आप अगर जो आप उसको रिपील कर दो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, मान लो गलती कि हमने गलत बना दिया एक्ट, हिंदुओं को आने का अथॉरिटी नहीं है, फिर दूसरे आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? ये दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो जुड़ी भी नहीं है। दिल्ली से बांग्लादेश 2,500 किलोमीटर दूर है। वहां पे 10,000 की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ वगैरह, जो कि अमित शाह के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो तो चिड़िया तो है नहीं कि वो भी 2,000-2,500 किलोमीटर उड़ के आ जाएगी। तो आ कैसे रहे दिल्ली? 2,000 किलोमीटर का 2,500 को कैसे सफर कर रहे हैं? कौन ला रहा है उन्हें? कौन आने दे रहा है उन्हें? बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी किसकी है? होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी, होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। तो वो कैसे आ रहे? अमित शाह से जो इल्जाम लगा, पहले पूछ तो लेती कि ये आ रहे हैं, आप इनको रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्या कर रहे हो दिल्ली बैठ के? जाकर बांग्लादेश में डंडा लेकर घुमा के आउटलेट आरएसएस में आपने शाखा में, आरएसएस में ये अमित शाह आरएसएस का सेवक नहीं है, प्रचारक, ये तो दूसरे ब्रांड का है, मोदी है प्रचारक आरएसएस का। तो इसने कभी शाखाओं में जाकर लठ नहीं घुमाया अकल के पीछे अमित शाह ने। ये तो जैन ही है, हिंदू है भी नहीं वैसे भी, तो ये को जाके जाएगा आरएसएस में। अब चले तो बांग्लादेशियों की बात हो गई। अब रोहिंग्या, अरे रोहिंग्या तो बर्मा से आए हैं। अगर जो कोई आया है, मुझे तो पता नहीं आया नहीं आया, वो बर्मा से दिल्ली कैसे आ गया? जो ये रोहिंग्या जो चिन स्टेट है बर्मा की, जिसको म्यांमार बोलते हैं, ये वहां के सिटीजन है, वहां के रहने वाले बुद्धिस्ट है। वो दिल्ली कैसे आ गए? दिल्ली का कौन सा बॉर्डर है उससे, बर्मा से, म्यांमार से जुड़ा हुआ है? कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तुझे अगर जो वहाँ जाने की तकलीफ नहीं करनी, तो नक्शा ही उठा के देख लिया होता कि दिल्ली और बर्मा के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो वहाँ से कैसे आ गए?
पहले म्यांमार से बांग्लादेश विश्व पड़ेगा, तो 1000 किलोमीटर तो हो गया। 2000 किलोमीटर बंगाल से और दिल्ली का हो गया, 3000 किलोमीटर हो गया। तो ये 3-3.5 किलोमीटर इसके दिल्ली कैसे आ गए? ये जो 10 लाख की फौज है, पैरामिलिट्री फोर्स, जो बॉर्डर पे लगी हुई है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, जो अमित शाह के अंडर में है, तो उसने अमित शाह से जाके पूछ तो लेती कि जी शाह जी, ये आदमी कैसे आ रहा है आपके होते हुए, आप चलो मेरे साथ बर्मा के बॉर्डर पे बांग्लादेश, उनको रोक के आते हम दोनों मिलके। इल्जाम लगाने से पहले सोचो तो सही, ये कहां से आ गए आदमी, किसने आने दिया, क्यों आए? तो अमित शाह से पूछो ना। एक वो छोटा सा बेचारा प्यादा एमएलए जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई औकात नहीं है, उस पर इल्जाम लगा रहे हो, इतना बड़ा इल्जाम। वो बर्मा का भी मालिक हो गया, वो बांग्लादेश का भी मालिक हो गया, वो भारतीय होम मिनिस्ट्री का भी मालिक। अरे तो अमित शाह को पकड़ो ना इस मामले में, उसका पजामा खोलो ना, इसका क्यों खोल रही हो, इसकी क्यों धोती खोल रही हो? अरे भाई, जिसकी जुआरी है इनको रोकने की, उससे बात करो ना, ये क्या बात हुई भाई? वो ऐसे कोई बेवकूफ नहीं है दिल्ली का आदमी, ऐसे तुमको वोट दे देगा झूठे इल्जामों से। तो एक तुम औरत हो के को सोच समझ के बात करनी चाहिए इल्जाम लगाने से पहले। और अमित शाह तो तुम्हारा पिल्ला है अपना, उससे सलाह कर लेती, जैसा वो मिनिस्टर है वैसे तुम रही हो मिनिस्टर। तुम्हें अमित शाह में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। सही है कि वो मर्द है तुम औरत हो, यही फर्क है दोनों में। तो औरतें तो मर्दों के बहुत काम की चीजें होती हैं, उससे जाके प्रेम पूर्वक बात करके और पूछ लो उससे, वो सच सच बता देगा, आपको बयान कर देगा। क्या दिक्कत है आपको? वो बेवकूफ़ बनाने के लिए खुद भी बेवकूफ़ बन रही हो, उस पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनती है। उस पता है जो तुम ये इल्ज़ाम लगा रही हो, झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। और पैन कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये बांग्लादेशियों को सेंट्रल गवर्नमेंट रोकेगी, ये जो रोहिंग्या बर्मा के इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट रोकेगी। ये दिल्ली का मैंने कहा तो रोक लेगा? इसको तो पता ही नहीं है बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ है और बर्मा का बॉर्डर कहाँ है। इसको क्या, गरीब आदमी को क्या पता बेचारे को? तुम्हें तो पता है कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर रह चुकी हो। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इलेक्शन में सब इस किस्म के झूठ फरेब के इल्जाम लगते रहते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? बाहर में जाइए, लड़े इलेक्शन, एक दूसरे की धोती खींचे, फाड़ दे कत्ते, कपड़े लत्ते फाड़ दे इनके, नंगे हो जाए सबके, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? और नंगे तो ही बचे, एक कपड़ों के नीचे सारे नंगे हैं। ये हमको आपको धोखा देने के लिए कपड़े पहनते ही है, हमें तो बताइए कपड़ों के नीचे इनके क्या है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।